नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड का जो है वो आ चुका है Q4 का रिजल्ट, और ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कटा है दोस्तों। यहाँ तक कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अगर रिजल्ट पूछें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमियाँ आ चुकी हैं अगर रिजल्ट देखें तो, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन जिसने भी अगर रिजल्ट जो है वो गहराइयों से पढ़ा होगा वो बेफिक्र हो चुका है। लेकिन क्या दिक्कत है, हालात सुधरने की जगह बिगड़ गए हैं। यस बैंक का Q4 रिजल्ट के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो दिख सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसको हम जानेंगे, साथ ही साथ कमेंट्री क्या आई है और कल के दिन मंडे के दिन क्या होने वाला है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि SBI का जो प्राइस है, SBI का जो बाइंग रेट है स्टॉक का, वो है 10 रुपये। तो ध्यान रखिए 10 रुपये का लेवल अपने दिमाग में हमेशा रखिए। 3 साल के लिए जो ब्लॉक है, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, तो हमें सिर्फ 10 रुपये का ही ख्याल रखना है। कर तो वैसे भी कुछ नहीं सकते, लेकिन 10 रुपये का ही ख्याल रखना है, क्योंकि 10 रुपये अगर गुजरा तो ये बैंक को गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। आपके सामने यस बैंक का प्राइस चल रहा है 14.55 पैसे रुपीस पे बंद हुआ है फ्राइडे के दिन, और 9,83,65,622 शेयर्स में काम हो चुका है। अब माफ़ करिएगा, अब यस बैंक के आपके सामने डिलीवरी की परसेंटेज है, और 30 अप्रैल की बात है, 35% की डिलीवरी जो है वो इस स्टॉक में उठ के गई है। यानी 35% जो है ट्रेडिंग की वॉल्यूम जो है, 35% शेयर जो है वो डिलीवरी होके गए हैं, ठीक है ना। तो लगातार वही है 35, 33, 40 इस रेंज में हर रोज़ जो है वो डिलीवरी इस बैंक के शेयर में उठती ही है। अब खबर क्या है, 1 मई के दिन 2021 सैटरडे 1 मई के दिन खबर आ गई है, और ये स्टैंड अलोन क्वार्टरली जो लॉस है वो वाइडन हो गया है, और 3,788 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। 3,788 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो प्रॉफिट था 2,629 रुपीज़ का। GNPA बढ़ गए हैं, 15.41% हो गया है। पिछले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो 15.36% था। जो नेट NPA है वो है 5.88% पर, यानी बढ़ गए हैं। पिछले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.04% थे। तो ध्यान रखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो जो नेट NPA वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसका मतलब है नेट NPA बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि प्रोविजनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी बात समझने वाली बात है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। और मैंने कुछ खास चीज़ें ही यहाँ पर आपको डिटेल में रखा है, इसे जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। जिसने भी ये नहीं जाना है उसे जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट, टोटल जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने अर्न किया है 3,947, 87 बोल देता हूँ, हिंदी में समझ में नहीं आता, तो 3,988 रुपीज़ के आसपास जो है वो इन्होंने अर्न किया है। इंटरेस्ट, ब्याज का जो पैसा वो इन्होंने अर्न किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 984 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। NII जैसे हम कहते हैं NIA, तो 984 करोड़ रुपीज़ है। तो अगर हम टोटल ऑपरेटिंग इनकम की बात करें कि इनके पास पहुंचा क्या, इनकी इनकम टोटल कितनी हुई ऑपरेटिंग इनकम, तो -665 करोड़ रुपीज़ है। यानी लॉस में आ चुके थे, ठीक है ना, लॉस में आ गए हैं -665। अब ये फंदा क्या है कि 3,700 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, 3,800 करोड़ रुपए का लॉस में आ चुकी है ये बैंक। फिर से भारी लॉस कर दिया है, ये शेयर बचेगा नहीं। और ये कितनी सच्चाई है वही जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी अदर इनकम, ब्याज से जो इनकम थी वो तो हमने पूरी जान ली। उसके बाद अदर इनकम एक होती है, एक अदर इनकम की फिगर होती है। इनके और भी सारे बिजनेसेस होंगे जिसकी वजह से इनको 847 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 847 करोड़ रुपीज़ का। तो जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि ये लॉस में आ गए थे, ठीक है ना, लॉस में थे ही, लॉस में आ चुके थे, लेकिन अदर इनकम इनकी 847 हो गई, अदर इनकम। तो अगर हम अदर इनकम को ऑपरेटिंग इनकम में नेगेटिव कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। 190 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए था,
ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट जो है वो 197 करोड़ रुपए या 190 करोड़ रुपीस मान लेते हैं। 190 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है इस बैंक ने किया है। लेकिन अब हुआ क्या है, प्रोविजनिंग किसे कहते हैं, जो लोन का जो प्रॉब्लम हो जाती है, लोन चुकाते नहीं तो उसे कुछ लोन के जो खर्चे हैं उन्हें डाल देते हैं प्रोविज़न में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोविड के चक्कर में हर बैंक का प्रोविज़न बढ़ा है और इस बैंक का भी बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है स्थिति तो पहले ही से ख़राब थी, ठीक है ना, थोड़े हालात सुधर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। कोविड के जो नया कोविड आया तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वो 5239 करोड़ रुपीज़ की गई है। 5239 करोड़ रुपए के आसपास की जो है प्रोविजनिंग की गई है। यानी ये बैड लोन में आ सकता है, आया नहीं है। तो उसी को अगर नेगेटिव करेंगे, टोटल जो है उसे अगर हम काटेंगे तो प्रोविजनिंग में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3790 करोड़ रुपए यहाँ पर बचता है, ठीक है ना। 3790 करोड़ का यहाँ पर झटका लगा है प्रोविजनिंग के चलते। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रोविजनिंग है, ये ख़त्म भी होगी प्रोविजनिंग। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी सिर्फ इस क्वार्टर में डाला कि हाँ भैया इतना बैड लोन हो सकता है कोविड के चलते, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर घबराए नहीं। जो 3700 करोड़ रुपए का जो लॉस था वो लॉस एक्चुअली में है ही नहीं। वहाँ पर 190 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन प्रोविजनिंग की वजह से ये लॉसेस में दिखाई दे रहा है, आंकड़ा लॉसेस है नहीं। तो यहाँ पर बेफिक्र हो जाइए जो सोच रहे हैं कि ये बैंक काफ़ी ज़्यादा गिरने वाली है या लॉस में आ चुकी है, लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में ही है। बस प्रोविजनिंग की जो फिगर है वो इसमें जुड़ गई है, जो कि बैड लोन आरबीआई ने एक जो उनका नियम है कि प्रोविजनिंग में वो लोन डाल दीजिए जिसकी रिकवरी के बहुत कम चांसेस हैं। तो कोविड के चलते जो रिकवरी के चांसेस हैं वो थोड़े हर एक के कम हो गए हैं, तो उसके चलते जो है वो ये बैड लोन कर दिया गया है। तो बैड लोन अभी हुए नहीं है, ये पैसा बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये पैसा जो है जो दे रखे हैं वो वापस आएगा, ठीक है ना। रिटेल बैंक है, रिटेल वालों को ज़्यादा पैसा देती है अब। तो ये पैसा तो आना है, जैसे ही कोविड सही होगा, जैसे ही लोग अपने काम पर वापस जाने लगेंगे तो ये पैसा वापस देने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये इनका प्रोविजनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जहाँ तक है ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो लॉस है वो लॉस नहीं है, एक्चुअल में प्रॉफिट है 190 करोड़ रुपीज़ का, और उसमें प्रोविजनिंग मत जोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रवनीत गिल तो अब नहीं है, इसके सीईओ काफ़ी उम्दा सीईओ थे। यहाँ पर जो सीईओ के बयान है, सीईओ एंड एमडी के, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि लोन ग्रोथ एग्रेसिव होने वाली है, ठीक है ना। लोन ग्रोथ जो है, लोन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है इस बैंक की, और रिकवरीज भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली। तो जो रिकवरी नहीं हो रही थी अभी तक पैसे की, वो रिकवरी काफ़ी तेज़ होने वाली है। और पैसे जो लोन है वो लोग काफ़ी ज़्यादा लेना पसंद करेंगे इस बैंक से। तो वो अब एग्रेसिव यहाँ लिखा है, ना कि बढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्रेसिव का मतलब वो बहुत ही तेज़ी से, तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से लोन ग्रोथ बढ़ेगी और रिकवरीज होगी। इसके बलबूते पर कल जो मार्केट में खुलेगा ये स्टॉक यस बैंक, भले ही नीचे खुल सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। इंटरडे के लिए 20% का सर्किट है, आराम से इंटरडे में ट्रेडर घुसेंगे, इसे 20% के सर्किट पे ले जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये बयान आ गया, फिर उसके बाद ये आया था बयान, ये तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही आ गया था। तो यस बैंक टर्न्स फोकस टू लैंडिंग आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स जो इनके छूट रहे थे वो वापस आना स्टार्ट हुए। जो इनके बैंक में पैसा जमा करने वाले लोग थे वो जा चुके थे, जो कि अब वापस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे डिपॉजिटर आएंगे तो इनके जो ब्याज है वो ज़्यादा ये दे पाएंगे, मतलब लोन जो है वो ज़्यादा दे पाएँ। तो जो बैंक में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो डिपॉजिटर होता है। तो ध्यान रखिए डिपॉजिटर वापस आ रहे हैं और ये अपने बिजनेस जो है स्ट्रेटजी पे जाएगी। अब ये क्यों कहा है, तो 40% जो है वो 2020 के आसपास, मार्च 2020 के में जब ये आंकड़े आए थे तो मार्च 2020 के आसपास जो है वो 40% डिपॉजिटर जो है वो खो चुके थे। लेकिन अब जो है वो 55% जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पिछली बार से 55% जो है वो बढ़े हैं, डिपॉजिटर 55% बढ़ा है। तो इसकी वजह से ये कह रहे हैं जो कुमार जी हैं
इस बैंक के सीईओ, तो वो कह रहे हैं कि 55% ग्रोथ बढ़ी है डिपॉजिट की, तो डिपॉजिटर्स बढ़े हैं जिसकी वजह से इस बैंक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं आगे। अब भैया चाहे हम हो या और कोई भी हो या A to Z कोई भी हो, हम सब जानते हैं कि 400 को टच करना है इसको दोबारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। एक वक्त तो निर्मला सीतारमण जो है वो एक वक्त जो है इस बैंक को बचा सकती थी। हालांकि बैंक को बचाया नहीं है, अर्ध बचाया, यानी आधा बैंक को बचाया। ध्यान रखिएगा, आधा बैंक को कैसे बचाया है? जो बाहर के जो बैंक के लोग थे, डिपॉजिटर्स और जितनी एफडीज थी, उन्हीं लोगों को बचाया, ना कि शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर हम जैसे लोग एक भी नहीं बचे हैं, जिनके पास 400 रुपये के आज भी शेयर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक ये सपना जैसा है कि ये 400 रुपये टच करेगा, लेकिन उसके सामने नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं। जो कि रवनीत गिल की पहले बात अच्छी लगती थी कि क्यों वो बंदा 60 रुपये पर डील करवाना चाहता था, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। अब जब 60 रुपये पर डील होनी थी तो सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो मार्केट में 200 करोड़ के आसपास बढ़ रहे थे, ठीक है ना। 200 करोड़ तो पहले थे ही, पहले से इशू थे मार्केट में। सिर्फ यस बैंक की हालत ख़राब होने से पहले सिर्फ 200 करोड़ ही शेयर थे मार्केट में, जब ये 400 रुपये के आसपास घूम रही थी। लेकिन अब जो है वो 2500 करोड़ शेयर हैं। तो ये 1 रुपये बढ़ने पर यस बैंक में 2500 करोड़ रुपए बढ़ेंगे। और जब हालत ख़राब नहीं थी तब 200 करोड़ शेयर थे, मैंने जैसा बताया मार्केट में 200 करोड़ के शेयर, 200 करोड़ जो शेयर हैं वो इशू करे गए थे। तो 1 रुपये बढ़ने पर यस बैंक का सिर्फ 200 करोड़ रुपये बढ़ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, 100% ऊपर, 100% नहीं, यहाँ पर 10 गुना जो है मार्केट कैप बढ़ता है 1 रुपये बढ़ने पर पिछली बार से। तो अगर 60 रुपये में डील हो जाती तो 400 करोड़ ही नंबर ऑफ शेयर रहते, तो हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वैल्यू जो है वो वापस मिल जाती। यस बैंक इस वक्त जो है वो 150 से 250 रुपये के बीच में काम कर रहा होता। यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 250 रुपये के आसपास होना चाहिए था अगर 60 रुपये पर डील हो जाती। यही चीज़ रवनीत गिल जो है वो उस वक्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जाना कि डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है किसी भी स्टॉक के लिए, शेयर होल्डर्स को मरने नहीं देना है। बैंक का जो आदमी है वो तो बचेगा ही, ठीक है ना। असेट खराब हुए हैं, लेकिन बैंक का जो इंसान है, जिसने भी बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, जिसने भी एफडी ले रखी है, वो तो बचेगा ही भाई। लेकिन शेयर होल्डर को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा उस बैंक में पैसा फूका होता है, ठीक है ना। हर मार्केट में 10 बंदे के पास, 10 में से 1 बंदे के पास यस बैंक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी आती है कि 10 रुपये पर डील करी गई है। 60 रुपये पर अगर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। ऐसा थोड़ी कि एक 60 रुपये बाद में डील करती और भैया 6 रुपये रह गया, एकदम शेयर SBI बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। भैया ऑब्वियस सी बात है, इतना तेज़ गिरता भी नहीं, गलती से भी नहीं गिरता। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो 400 रुपये तो भाई सपने जैसा ही है। हालांकि जब हम 3 साल बाद निकलेंगे तो 150 से 200 रुपये के आसपास तो हम जरूर निकलेंगे। 1 साल गुजर गई है, 2 साल रह गए, 2 साल बाद जब हम लोग निकलेंगे तो 200 रुपये के आसपास तो निकलना ही चाहिए। इतना तो हम लोग को मिलेगा यार, ठीक है ना। तो नंबर फ़िलहाल जो है यहाँ पर काफ़ी ठीक है, बस प्रोविजनिंग की फ़िगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो है नंबरों में दे रही है। तो आप पैनिक ना करें, बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नीचे खुलेगा तो अपॉर्चुनिटी देगा, और ये 10 रुपये तो नहीं तोड़ने वाला। आप लिख के रख लीजिए, स्टाम्प पेपर भी लिख लीजिए, SBI का रेट तो नहीं तोड़ेगा। 50% की मालिक SBI है और वो रेट नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। ये स्टॉक रेट नहीं तोड़ेगा 10 रुपये, इतना ईजी नहीं है। 10 रुपये टूटा तो ये समझिएगा कि ये बह गए भाई, ठीक है ना। 10 रुपये के नीचे फिर तो ये 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये भी बिक जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 रुपये तो नहीं बिकेगा, 10 रुपये से नीचे तो नहीं बिकेगा। तो आपके सामने सारी की सारी कंडीशन आपके सामने रख दी है। जो फिगर है वो प्रोविजनिंग के चक्कर में, तो प्रोविजनिंग को आप जो है वो भारी ना लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 190 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट है इस बैंक में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात, और इसमें कोई भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो आराम से ट्रेड कीजिए। यस बैंक में 20% का सर्किट मिलेगा मंडे को, नीचे मिले 10%, 12% तो खरीदने की जगह बनेगी। आराम से खरीद कर रख लीजिएगा। इंटरडे में चाहे तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो आगे के लिए रख लीजिएगा।
हालांकि जो फाइनेंस में अभी डर तो है, कोविड के चलते काफ़ी डर है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने नंबर क्लियर हो चुके हैं और आपके सामने अगर कोई मैंने गलती कर दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आपको कुछ गलत लगा हो, गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको यस बैंक के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।